नमस्कार, बहुत स्वागत न्यूज़ 18 पर आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति, आनंद हमारे साथ हैं और इस वक्त सबसे बड़ी खबर के साथ हम आपके पास ये वीडियो लेकर आने वाले हैं। सबसे बड़ी खबर ये है कि मिडिल ईस्ट में एक टेंशन चल रहा है, बातें युद्ध विराम की कही जा रही हैं, लेकिन अचानक से तुर्की को हुआ क्या है? तुर्की कह रहा है कि वो इजराइल पर अटैक कर देगा, ये ईरान के समर्थन में करेगा या कोई दबी छुपी ख्वाहिश है? और सबसे बड़ी बात, ज़बानी हमलों से जंग नहीं जीती जाती, ज़मीन पे क्या रणनीति है, ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा। और इन सब के बीच एक सवाल जो मिडिल ईस्ट और पूरी दुनिया के भविष्य से टिका हुआ है कि दरअसल अमेरिका कह तो रहा है कि बातचीत होगी, ईरान की तरफ से भी नर्म रुख आ तो रहा है कि बातचीत होगी, लेकिन क्या इस बार भी इस्लामाबाद में होगी, कहीं और होगी, कहाँ वो बैठक होगी और कैसे उस बैठक का भविष्य पूरी दुनिया पर असर डालेगा, इस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन शुरुआत जो इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है कि आखिर अर्दोगान को हुआ क्या है, क्यों वो कह रहे हैं कि नेतन्याहू को खाक में मिलाकर रख देंगे, इसी से शुरू करेंगे। आनंद, क्या ये अपडेट? बिल्कुल, देखिए आप इसको अगर इस तरीके से देखेंगे तो ये एक तरीके से ईरान के समर्थन में तुर्की रहता है और ये जो एर्दोगन का बयान आया हुआ है इससे ये स्पष्ट हो चुका है कि वो जो बात कह रहे हैं वो खुले तौर पर एक तरीके से ईरान के समर्थन में तो है, लेकिन अमेरिका का इसमें टेंशन भी बढ़ सकता है। इसलिए क्योंकि जो रिसेप तैयब अर्दोगान हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला है कि अगर ये युद्ध इसी तरीके से चलता रहा, जो ईरान और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा था, अगर वो चलता रहा और अगर सीज़फायर नहीं होता तो तुर्की भी इजराइल पर हमला कर सकता था। उनका अभी भी बयान है, उनका ये कहना है कि नेतन्याहू जो है वो एक तरीके से वो युद्ध अपराध कर रहे हैं। एक बड़ा आरोप लगाया है एर्दोगन ने बेंजामिन नेतन्याहू पर। साथ में ये भी कहा है, धमकी भरे लहजे से उन्होंने एक बयान भी दिया है। उनका बयान ये है कि तुर्की की जो सेना है लीबिया और नागोर्नो काराबाख में घुसी थी सेना, जिस तरीके से तुर्की की, उसी तरीके का ऑपरेशन चला करके इजराइल में भी घुस सकती है तुर्की की सेना। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि तुर्की जो है कि नाटो सदस्य भी है, उसको भी देखना ध्यान होगा, क्योंकि नाटो सदस्यों में भी यूरोपीय कंट्री हैं और अमेरिका भी खुद है। तो ये समझना जरूरी है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका इजराइल को खुले तौर पर समर्थन कर रहा है, साथ में जंग भी लड़ रहा है और बातचीत भी खुद ही बैठ करके कर रहा है। फिर से बातचीत की तारीख आने वाली है, मैं आगे आपको बताऊंगा कि उस पर क्या अपडेट है। लेकिन महत्वपूर्ण बात तुर्की को लेकर की है। तुर्की अगर हमला करता है तो वो किस तरीके से हमला करेगा? देखिए, 3 तरीके होंगे, 3 चरण होंगे। पहला तो ज़मीनी हमला, जो कि वो पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि जो उनकी सीमा है इजराइल और तुर्की से जुड़ा नहीं है, सटा नहीं है। उनके बीच में आता है आपका 2 देश आते हैं। वो 2 देश जो हैं उसके कारण से 600 से 800 किलोमीटर की हवाई दूरी भी है। और अगर हम समुद्री अटैक की बात कर लें तो वो भी पॉसिबल नज़र नहीं आता है। तो ये जो हमले करने की बात कहें तो ये हमले किस तरीके से और कैसे हमले करने की बात कर रहे हैं ये जो अर्दोगन है, तो इसके बारे में हम आगे बताएंगे कि इसका कारण क्या है। बिल्कुल, तो ये प्रैक्टिकलिटी की बात दरअसल आनंद कर रहे हैं। 2 मुल्क हैं, छोटे मोटे नहीं हैं, ये एक पड़ता है सीरिया और एक लेबनान। यहाँ पर सैनिकों को सपोर्ट मुहैया कराना, अगर आप जमीन से जाने की सोच रहे हो, इज इट पॉसिबल? संभव नहीं है। एक आनंद ने जिस बात का जिक्र किया कि भैया 600 से 800 किलोमीटर की हवाई दूरी, सबसे ज्यादा मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल के पास। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? 2 बात। तीसरी बात, नागोर्नो काराबाख का जिक्र आपने किया। किसी कबायली, किसी उग्रवादी समूह, किसी गुट को, किसी विद्रोही को, किसी चरमपंथी को मारना, अटैक करना अलग बात है, और इजराइल को मारने की बातें करना वो एक अलग बात है। ये आनंद जिसका जिक्र कर रहे हैं, फटाफट मैं आपको बता देता हूं। नेटो का आनंद ने कहा, नेटो में अगर आप पर हमला होगा तब तो पूरा नेटो एक है, पर आप किसी पर अगर अटैक करेंगे तो क्या वाकई नेटो आपके साथ आएगा? ये एक सबसे बड़ा सवाल रह जाता है, क्योंकि ये बना ही ऐसा है, डिफेंसिव अलायंस गठबंधन है। आप पर हमला होगा तब नेटो एक हो जाएगा, लेकिन आप अगर किसी पर अटैक करेंगे तब। और वैसे भी नेटो को लेकर बहुत ज़्यादा ये जो मिडिल ईस्ट टेंशन है, इसके बीच तमाम जो स्थितियाँ वो आपने देखी हैं। भयानक आर्थिक संकट से ये गुजर रहा है कौन? तुर्की। और इसकी मुद्रा का नाम भी बड़ा अच्छा है, लीरा। थोड़ा रोमांटिज्म का आपको एहसास होगा।
लीरा इसकी मुद्रा है, रसातल में है। स्थितियां ये हैं, और किसी भी देश को युद्ध लड़ने के लिए हजारों करोड़ डॉलर्स की जरूरत होती है, बहुत छोटा युद्ध अगर आपको लड़ना है तो। ये स्थितियां हैं, लेकिन एर्दोगान जो हैं वो बार बार लीबिया और काराबाग का जिक्र कर रहे हैं। ये अजरबैजान आर्मेनिया युद्ध है, और रेगुलर आर्मी इसमें तुर्की ने नहीं उतारी थी। रेगुलर आर्मी जब आप उतारते हैं तो नुकसान ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। रेगुलर आर्मी नहीं थी, इसके पास एक बाय कतार TB2 बायर कतार TB2 ड्रोन है इसके पास, उसके जरिए इसने हमला किया था। सैन्य सलाहकार और भाड़े के लड़ाके पैसे के लिए लड़ते हैं, धूमधाम धड़ाम। वो देश के लिए नहीं लड़ रहे होते हैं, उनके लड़ने का स्टाइल एकदम अलग होता है, ठीक है। ये तब आपने किया, और उसको आप अगर इजराइल में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, ये बिल्कुल भी थोड़ा सा हास्यास्पद लगता है। तो ये तुर्की कर क्यों रहा है, अब आनंद आपको समझाएंगे। इसी क्रम को देखिए हम बरकरार रख रहे हैं कि आपने एक बड़ा बयान दिया, तो क्या आप डराना चाह रहे थे, कोई धमकी देना चाह रहे थे? और जो बातें आप कह रहे हो कि हमला कर देंगे, हमने तो तीनों जगह से बता दिया, हवाई हमला, ज़मीनी हमला, समुद्री हमला। अब इसके अलावा कोई नई टेक्नोलॉजी आपके पास आ गई, जादू मंतर जन्न वाली, उसके बारे में हमें नहीं पता। लेकिन दरअसल ये कहाँ क्यों जा रहा है, क्या है इसके पीछे, ये आनंद डिकोड। बिल्कुल, देखिए दरअसल हुआ क्या है कि एर्दोगन बयान इस तरीके से दिए हैं क्योंकि उनको भी पता है कि इजराइल पर हमला करना इतना पॉसिबल तुर्की के लिए नहीं है। और अगर वो नाटो का सदस्य हैं और अगर ले रहे हैं नाटो को, अगर ऐसा वो सोच रहे हैं कि अगर हमला होता है तो नाटो उनके सहयोग में होगा, तो ये बहुत गलत फहमी में है। क्यों? क्योंकि देखिए आर्टिकल 5 क्या कहता है, जो नाटो के आर्टिकल 5 है वो ये कहता है कि अगर किसी सदस्य देश पर कोई हमला करता है तो पूरा नाटो उसकी मदद करेगा। लेकिन अगर तुर्की खुद आगे बढ़कर इजराइल पर हमला करता है तो नाटो तुर्की का साथ नहीं देगा, उल्टा अमेरिका और यूरोपीय देश तुर्की पर इतने भयानक प्रतिबंध लगा देंगे कि देश बर्बाद हो जाएगा। तो ये तो स्पष्ट हो गया है कि नाटो इनके समर्थन में नहीं आने वाला है। दूसरी बात, ये ऐसा बयान दे क्यों रहे हैं, तो ये बयान इसलिए ऐसा दे रहे हैं क्योंकि इनकी राजनीति हित है, इसमें राजनीति लाभ है, इस कारण से वो दे रहे हैं। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, या फिर जो मारे गए सुप्रीम लीडर थे आयतुल्ला अली खामनेई, या फिर उनके जो बेटे हैं मुस्तफा खामनेई, वो अगर वैसा बनना चाहते हैं एर्दोगन, तो उनके लिए बहुत कठिन परिस्थिति सामने आ सकती है, या फिर उनको वैसे तैयार होना पड़ेगा जैसे ईरान तैयार हुआ है। पहला तो आपको सदस्यता छोड़नी पड़ेगी नाटो की, और ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि नाटो से आपको बहुत लाभ मिल रहे हैं, और एक तरीके से हम ये बोले सैन्य सहयोग जो है वो बहुत बड़ा सहयोग है। तो एर्दोगन क्या है, वो पूरी दुनिया में मुसलमानों का रहनुमा यानी कि मसीहा साबित करना चाहते हैं अपने आप को, खुद को खलीफा, जो बिल्कुल इससे पहले भी बात आई है। हाँ। ये खुद को खलीफा बनाना चाहते हैं। सुन्नी जो मुस्लिम पंथ है, इस्लाम का जो पंथ है सुन्नी, उसको ये एकजुट करके, और ओवरऑल उसमें शिया को भी हम शामिल कर लें, जैसे ईरान जो है वो शिया मुल्क है, तो ये कुल जमा खलीफा बनने की चाहत है, ऐसे समझे आनंद? बिल्कुल, खलीफा बनने की। और जो तुर्की में जो कट्टरपंथी या फिर रूढ़िवादी वोटर्स हैं, उन्हें खुश करने के लिए ये ऐसे मतलब बयान, आक्रामक वाले बयान देते रहते हैं। तो कुल जमा ये है कि ये जो बयान था एर्दोगन का, एक तरीके से वो राजनीति लाभ लेने के लिए ये बयान दिए। वो सोच रहे थे ये जो आग फैली हुई है उसमें रोटी सेक करके निकल दिया जाए। तो वो बयान को अगर आप पूरी तरीके से देखेंगे तो पूरे मायने यही निकलते हैं कि वो अपने देश में वो फिर से अपने राजनीति जो ढांचा है उसको और मजबूत करना चाहते हैं, और जो भी वोटर्स हैं वो अपनी तरफ खींचने के लिए वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं। बैठक कहाँ हो रही है, आनंद उसका अपडेट देंगे। उससे पहले बड़े दिलचस्प फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। आनंद ने जो कहा है उसे ऐसे आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि जब पाकिस्तान वालों के पास कोई मुद्दा नहीं होता है, महंगाई हो जाती है, नेता पिटने वाले होते हैं, तो वो कहते हैं हम भारत पे अटैक कर देंगे, हमारे घर खाने को नहीं पर हम भारत पर अटैक कर देंगे। तो पाकिस्तानी थोड़ी देर के लिए खुश हो जाते हैं। एर्दोगान अपने उस कट्टर वोट बैंक के लिए कुछ कुछ वैसी कोशिश करते नजर आ रहे हैं, लेकिन खलीफा बनने की इनकी चाहत बहुत पुरानी है। इस बार भी जो ये कोशिश कर रहे हैं इसमें इस्लामाबाद को भी, यानी पाकिस्तान को भी शामिल कर रही है, ठीक। उसके जरिए ये एक ट्रायंगुलर बनाने की कोशिश है, ताकि ईरान का जो घटता प्रभाव है उसमें ये अपना जुगाड़ लगाएं और नए खलीफा बन के हो जाएं। लेकिन गुरु, खेल ऐसा नहीं है। इजराइल को सबसे पहले मान्यता देने वाला मुस्लिम देश तुर्की है, ठीक। 2010 के आसपास तुर्की
कि कुछ सैनिक संभवतः मारे जाते हैं, सैनिक या कुछ लोग मारे जाते हैं इजराइल के हमले में। तब से संबंध खराब होना शुरू हो जाते हैं, संबंध लगातार खराब हो जाते हैं, बयानबाजी लगातार बढ़ती जाती है। लेकिन युद्ध इसलिए नहीं हो सकता, संबंध खराब है, बयानबाजी चल रही है, एर्दोगान कुछ कह रहे हैं, नेतन्याहू कुछ कहते हैं। दरअसल व्यापार भी चालू है, कूटनीतिक संबंध भी चालू है और अंदर खाने से दोनों एक दूसरे को मदद भी करते रहे हैं। ये बयानबाजी विशुद्ध रूप से खलीफाई और अपने खसकते जनाधार को बचाने की कोशिश है तुर्की की और खासतौर पर एर्दोगान की। लेकिन अब जरा टर्न करते हैं उस बैठक की तरफ जिस पर सबकी निगाहें, जिस पर दुनिया की निगाहें, जो दुनिया को प्रभावित कर रही है कि ईरान और अमेरिका फिर से एक मंच पर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो कहाँ वो बैठने वाले हैं, उससे जुड़ा क्या कुछ अपडेट है आनंद? बिल्कुल, देखिए दरअसल अमेरिका ईरान फिर से बैठने के लिए तैयार हो गए हैं और दोनों देशों के जो डिप्लोमेट हैं वो इसकी बात की खुद पुष्टि किए हैं। दरअसल आपको भी पता है कि जनेवा में बैठक हुई थी हमले के पहले, ईरान में प्रोटेस्ट हो रहा था, उसके पहले बैठक हुई थी जनेवा में और उस दौरान भी बात नहीं बनती है। इस्लामाबाद में 21 घंटे की बैठक होती है, उसमें जेडी वेंस भी पहुंचते हैं लास्ट में, लेकिन बैठक भी वहां पर बेनतीजा रहता है। लेकिन देखना दिलचस्प बात यह है कि जो अब बैठक होने वाली है वो जनेवा में होगी या फिर इस्लामाबाद में होगी, इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन एसोसिएट प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों और एक मध्य देश डिप्लोमेट ने पुष्टि की है कि दोनों देश जो है कि फिर से एक ही मंच, एक ही मेज पर बैठने के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन इसकी दिन, तारीख, समय अभी निर्धारित नहीं की गई है। हाँ, बैठने के लिए तैयार हैं, जल्द ही अनाउंसमेंट भी हो सकता है तारीखों का। बिल्कुल। तो ये देखिए जगह तय नहीं है, लेकिन जिस तरह की बातें आ रही हैं, जिस तरह की जानकारियां मिल रही हैं, मुफीद जगह की अगर बात कर ली जाए, ओमान इस तरह की पहले ही कोशिश कर चुका है। इस्लामाबाद में या ये कहें कि पाकिस्तान में जो एक्सपर्ट हैं वो ये जानकारी दे रहे हैं कि पाकिस्तान में अभी भी कुछ संभावना है कि वहाँ पर बैठक को एक बार फिर कर दिया जाए, क्योंकि ओमान की बैठक में ये ललित बैठे हैं या आनंद बैठे हैं लेकिन आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं। इन सब के बीच एक तीसरा कैरेक्टर है जो वहाँ के मंत्री थे, मेरा ख्याल विदेश अब्बास अराक्ची। हाँ, तो दोनों ही ना ईरान के लोग ईरान के अमेरिकन से बात कर रहे हैं, अमेरिका की ईरान से बात कर रहे हैं, उनकी कोई और मध्यस्थता कर रहा है। कम से कम ये बात तो है कि इस्लामाबाद जो पाकिस्तान में बैठक हुई उसमें आमने सामने तो रहे आप, एक मेज पर तो रहे आप, जबकि ओमान में इस तरीके से था ही नहीं। ओमान में तो अलग अलग कमरों में बैठकर ये डिस्कशन चल रहा था। सोचिए ऐसे कैसे बात बनेगी। कम से कम यहाँ तक तो अब बात आई है। जानकार ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की कोई जगह हो सकती है या कौन सी आगे की जगह होती है वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। एक फैक्ट इंपॉर्टेंट रह गया था, वो आपको ज़रूर जान लेना चाहिए। तुर्की को लेकर एक बात ये भी कही जा रही है कि ईरान के बाद इजराइल अगर अपने प्रभाव को उसी तरीके से बढ़ाना चाहता है उस पूरे इलाके में, तो तुर्की उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। ये भी अंदर खाने में एक बातचीत चल रही है, लेकिन एर्दोगान सिर्फ अपना एटीट्यूड दिखा रहे हैं, अपना एक तरीके से वो बता देना चाहते हैं कि मैं कहीं से कमज़ोर नहीं हूँ। कमज़ोर सबसे ज़्यादा यही बोलता है कि मैं कहीं से कमज़ोर नहीं हूँ। एक तरह से ये हिंट भी कहा जा सकता है। और जैसे आनंद ने डिकोड किया कि अंदर खाने की राजनीति है, उसके लिए बयान दिया जा रहा है। और ये बैठक में एक और जोड़ देते हैं, खबर अपडेट आई है कि रूस के बाद चीन ने भी, यानी शी जिनपिंग ने भी 4 पॉइंटर के प्रस्ताव रखे हैं सीज फायर को लेकर के, यानी कि युद्ध खत्म करने के लिए डील को लेकर के। जो अमेरिका ईरान की जो बैठक होने वाली है तो उसकी मध्यस्थता करने के लिए अब चीन भी आगे आ गया है। चीन ने प्रस्ताव रख दिया है कि हम बातचीत करवाने के लिए तैयार हैं, आप लोग झगड़ा अपना खत्म कर लीजिए। बिल्कुल। तो एक तरह से दो बड़ी सुपर पावर हो गई। कल हमने आपको बताया था कि रूस की, हाँ, रशिया ने कहा है कि आप हमरा जो आपका एनरिच यूरेनियम है वो हम रखने को तैयार हैं। चाइना ने कड़ा रुख दिखाया और आज चाइना ने बात कहा। बहुत अच्छी बात है आनंद भाई, लिटरली बहुत अच्छी बात है कि कम से कम ऐसे बड़े पावर्स जो हैं, ऐसे वीटो पावर्स जो रखते हैं, जिनका दमखम है हथियारों के दम पर, टेक्नोलॉजी के दम पर, बाजार के दम पर, आर्थिकी के दम पर, कम से कम वो ये कोशिश कर रहे हैं कि युद्ध रुक जाए। युद्ध रुकने ही चाहिए, बिल्कुल युद्ध रुकने ही चाहिए। आगे भी इसी तरह के अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल हम दोनों को इजाजत दीजिए। नमस्कार।